पुराने बंगले में आए नए रिश्तेदार। रॉनी, गेट अप, वी आर गेटिंग लेट। थोड़ी देर मम्मी, बस ये सीरीज खत्म करना तो प्लीज। टाइम देख रहे हो तुम, बस मिस हो जाएगी। स्कूटी है ना मम्मी, स्कूटी से चले जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। मैं नीचे जा रही हूँ, मेरे बिल्डिंग से बाहर निकलने तक अगर तुम नीचे नहीं आए तो तुम्हें जो फोन दिलाने वाली थी ना वो प्लान कैंसिल हो जाएगा। ये कहकर प्रीति आगे जाकर जैसे घर का दरवाजा खोलती है, सामने एक डिलीवरी एजेंट हाथ में एक नोटिस लिए खड़ा पाती है। मैम ये आपका लेटर कोर्ट से है, यहाँ पर साइन कर दीजिए। रिधिमा ये देखो, मैं कह रहा था ना आज मैंने अपना राशि भविष्य पढ़ा है, गुड न्यूज आएगी। देखो आ गई गुड न्यूज। हमारी हवेली पर जो पड़ोसियों ने केस कर रखा था वो सेटल हो गया, हम जीत गए, थैंक गॉड। अब हम अपनी हवेली को बड़े से मार्केट में बदल सकते हैं। और सबसे फ्रंट वाला शॉप ना मैं अपने लिए रखूंगी, पापा बोल देती हूँ, मेरा बुटीक का सपना पूरा होगा। वाओ, आई कांट बिलीव दिस। अच्छा, इतना आसान लग रहा है ये सब आपको? आसपास वालों से तो आप दाव पेच लगाकर जीत भी सकते, पर अपनों से कैसे जीतेंगे? अरे तुम दोनों कहाँ आ रही हो मुझसे लड़ने के लिए? हम तो नहीं आएंगे, पर आपके चाचा ताऊ के लड़के तो आएंगे ना। इस हवेली में आपके 3-3 चाचा ताऊ का भी हिस्सा पड़ा है, उनकी बिना मर्जी के कैसे ही हम कुछ करवा पाएंगे। एक पत्थर लगाने के पहले तो सभी कलेश करने खड़े हो जाएंगे। ये लो गुड न्यूज मिली भी तो ऐसी मिलावट वाली गुड न्यूज है पापा। ये तो दादाजी पहले ही सब कुछ पेपर्स में अलग अलग नहीं कर सकते थे क्या? सब कुछ जॉइंट में क्यों रखना था? अब हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा घर। अरे क्यों नहीं कर पाएंगे मम्मी, बिल्कुल कर पाएंगे। वो होते कौन है मैं बताने वाले क्या करना है क्या नहीं करना है? तुम जानती नहीं हो, फिर भी अगर मेरा दिमाग सटका ना तो सभी का हिस्सा खाकर ऐसा बचाऊंगा ना कि डकार भी नहीं आएगी बाहर। यहाँ अपनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और मुझे अपने काम के लिए बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब वही प्रॉपर्टी बिक गई तो झट में कितना कैश आ जाएगा हाथ में, स्टार्टअप डाल दूंगा। फिर जो लाइन लगेगी ना पापा लड़कियों की कि आप भी सोचते रह जाएंगे। आगे मैं आपको सारे काम से फ्री कर दूंगा और मम्मी तुम्हारे लिए भी बहू रानी आ जाएगी। जी करण बिल्कुल ठीक कह रहा है। 2 साल का तो है नहीं, 1 महीने में 27वां चढ़ जाएगा इसे। अभी तक सेटल नहीं है। बताइए, समझ लीजिए हमारी परिस्थिति देखकर भगवान ने सामने से दरवाजा खोला है। अब थोड़ी मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी ना। आप अपने भाइयों से बात कीजिए। अरे क्या बात करो, कहाँ से बात करूं? किन शहर में है वो लोग, कहाँ है, कुछ अता पता नहीं है। जब सब कुछ अलग हुआ था तब तो किसी की शादी भी नहीं हुई थी। अब शादी होकर सबके बच्चे बड़े हो गए होंगे। अच्छा तुम रुको, मैं पता लगवाता हूँ। श्रीवास्तव खानदान के तीनों परिवारों के पास खबर पहुंच चुकी थी, पर मसला ये था कि जिस हवेली का जिक्र लेटर में हुआ वो हवेली बेची जाए तो कैसे। अपनी आंखों में नोटों के बंडल देखते हुए सभी एक दूसरे से कांटेक्ट करके कोर्ट पहुंच जाते हैं। इन 10 सालों में कभी ये नहीं हुआ कि आप सब एक ही तारीख पर कोर्ट पहुंच जाए। कोई कभी पहुंचता था, कोई कभी। वो तो किसी तरह केस आपके फेवर में करवाया मैंने, नहीं तो ये हवेली चली जाती हाथ से। हम शुक्रगुजार है वकील साहब, पर अब इस हवेली को हम तीनों भाई बेचना चाह रहे हैं। वही तो देख रहा हूँ, जब हवेली बचानी थी तो मेरी फीस तक टाइम पर नहीं आ रही थी। आज जब बेचनी है तो मेरे लिए मिठाई आ गई। कभी साथ न दिखने वाले लोग एक ही लय में बात कर रहे हैं। यही तो कलयुग का रंग है विनीत जी। ये आदमी लॉयर है या मोटिवेशनल स्पीकर? प्रवचन पर प्रवचन दिए जा रहा है। हो गया भाई, रुक जा बेटा। एकमात्र यही लॉयर है जिसे हम तीनों से किसी से कोई फायदा नहीं है, वरना कोई अपना लॉयर उठाकर ले आएगा तो क्या पता चला उसके वकील ने केस उसी के फेवर में कर दिया। अब कलयुग हो या सतयुग, पेट तो पैसों से ही भरेगा ना वकील साहब। और ये हम तीनों देवरानी जेठानियां मिलकर तय कर लिया है कि हम इस हवेली को बेच देंगे। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है अंकल जी, मैं तो इनके साथ हूँ। आखिर भाभी के घर में जवान बेटा है, बहू रानी है। मैं अपनी जेठानी के साथ हूँ सर। रिधिमा भाभी की बेटी जवान है, उन्हें इसकी शादी भी तो करनी है। अब ये हवेली बिक जाएगी तो हम सबकी मदद हो जाएगी ना। ये तो अच्छी बात है कि आप तीनों एक दूसरे की सोचकर इस संपत्ति को बेचना चाह रही है। शायद यही प्यार देखकर आप तीनों के ससुर जी ने ये तय किया था कि इस पुश्तैनी हवेली को बेचने के लिए तीनों परिवार को पूरे 1 महीने के लिए साथ रहना होगा। जैसे ही आप लोगों की हवेली में 30 दिन पूरे होंगे, 31वें दिन हवेली बिकने को तैयार हो जाएगी। हम सबको 30 दिन के लिए एक साथ हवेली में रहना है? अच्छा, और तभी हम हवेली को बेच पाएंगे? ये तो बड़ा सही है हमारे लिए, क्योंकि हम तो हमेशा ही साथ रहना चाहते हैं। क्यों चाचा जी, क्यों बड़े पापा? लॉयर के सामने तो कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ तीनों बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे और तीनों भाई एक दूसरे को। वही हालत बहुओं की भी थी। हमें मंजूर है। हमें मंजूर है।
ठीक है, फिर 30 दिनों के लिए हर सुबह मैं हवेली पर आऊंगा, ये देखने के लिए कि आप तीनों परिवार वहां कैसे रह रहे हैं। और अगली ही गाड़ी से श्रीवास्तव परिवार के लोग पहुंच जाते हैं अपनी हवेली। हवेली तो काफी बड़ी है, पर 2 कमरों को छोड़कर बाकी संपूर्ण कमरों में तो ताला लगा हुआ है। कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी ऐसे तो। ये तो कुछ भी नहीं है, किचन भी एक ही है। मेरी रोनी की ईटिंग हैबिट्स बहुत अलग है। मैं किसी के साथ अपना किचन शेयर नहीं करने वाली विवेक। और घर के साफ सफाई और सारे अरेंजमेंट ये सब मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा। तुम मेड का इंतजाम करो। 1 महीने के लिए कौन से काम वाली आने को राजी हो जाएगी? और ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे किसी और के साथ काम करने में कोई दिलचस्पी है। मुझे खुद अपनी रसोई साफ सुथरी पसंद है। कर्म तो मेरे फूटने वाले हैं जो 2 परिवारों के साथ अपनी रसोई बांटनी पड़ेगी। तो रहने दीजिए ना भाभी, मत बांटिए और निकल जाइए। फिर इस हवेली को बेचकर जो पैसे आएंगे वो मैं रख लूंगी। मुझे इस पुरानी हवेली में खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे सब कुछ रख लेंगी भाभी? यहाँ मेरा भी तो हिस्सा है। बड़ी अपशकुनी हवेली है। आए हुए 5 मिनट नहीं हुए कि कलेश शुरू हो गया। पता नहीं 1 महीना कैसे बीतेगा यहाँ। करण, तो एक काम कर, हवेली की सफाई के लिए एक लेबर लेकर आ। अपने पापा की बात मानकर करण लेबर लाने के लिए निकल पड़ता है, पर उसे क्या पता था कि मजदूर के पहले उसे लॉयर अंकल मिल जाएंगे। अरे करण बेटा, चलो सही है, शहर घूमने निकल पड़े तुम। मैं हवेली आ रहा था। यहाँ पास ही में मैंने एक कमरा लिया है। 1 महीने अब निगरानी तो करनी पड़ेगी। वैसे मेरे यहाँ कोई खाना बनाने वाला तो है नहीं, तो नाश्ता तुम्हारे यहाँ ही करूंगा। ये सुनते ही करण के तो तोते उड़ जाते हैं और वो सबसे पहले हवेली में फोन करके सभी को इस बारे में बता देता है कि क्या लेबर, क्या काम वाली बाई, सभी खुद ही काम पर लग जाओ। रिधिमा, मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, तू जाकर रसोई का काम सल्टा ले। पर रसोई का काम कैसे करूं भाभी? ना किचन में राशन है ना सब्जियां। भाई हम जेंट्स है ना, हम जाते हैं बाहर सब्जी और राशन का इंतजाम करने, और कुछ सूखा नाश्ता मिल जाए तो वो भी लेते आएंगे। बाकी आप सब घर पर देख लीजिए, समय बहुत कम है। तो मैं बाहर गार्डन साफ कर देती हूँ। रोनी, तुम बैकयार्ड साफ कर दो। तो मैं टेबल और बाकी चीजों को साफ कर देता हूँ। 2 ही घंटे हमारे पास, कभी भी लॉयर अंकल आते ही होंगे। वो परिवार जो एक शहर में होते हुए भी एक दूसरे से इतना जुदा था, आज मिलकर काम कर रहा था। मैं तो रोनी को या तो पराठे खिलाती हूँ या सैंडविच। उसके अलावा मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता। और ये लोग दुनिया भर का सामान ले आए सिवाय आलू के। ये इडली मेकर, ये केक का बैटर, क्या जरूरत थी इन चीजों की? एक कुकर नहीं लाया गया, इनसे अब क्या होगा? मुझे लगता है बड़ी भाभी को पता होगा क्या बनाना चाहिए। नहीं, मैं उनसे पूछ कर आती हूँ। रिधिमा भागती हुई गौतमी के पास जाती है। इन मर्दों को थोड़ी ना पता है कि राशन की क्या खरीदारी होगी, इसीलिए मैंने करण के पापा को इडली का बैटर लाने को बोल दिया था। अब जल्दी जल्दी तुम दोनों इडली बनाने के लिए चढ़ा दो, एक साथ ढेर सारी इडली बन जाएगी। दोपहर में भी वही खा लिया जाएगा। बाकी सांभर और चटनी मैं आकर बना दूंगी। गार्डन साफ करने का काम तो मैंने ले लिया, पर यहाँ करना क्या होगा? अकेले कैसे करूं मैं? ओ मेरे नेल्स। मैं हूं ना दीदी, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। दोनों भाई बहन मिलकर फटाफट सब कर लेंगे। भाई बहन? हाँ, अब मेरी बड़ी दीदी है ना। पता है दीदी, बाकियों को देखकर मुझे हमेशा लगता था कि काश मेरी कोई बहन होती जो मुझे मम्मी की डांट से बचाती, पर मेरी बहन थी ये मुझे पता ही नहीं था। सभी मिलकर काम कर रहे होते, तभी लॉयर साहब वहां पहुंचते हैं। वाह वाह श्रीवास्तव साहब, ये प्यार और अपनापन देखकर मैं तो गदगद हो गया। आप लोगों में तो सच में बहुत प्यार है। तभी प्रीति किचन से बाहर आती है। इडली हाजिर है अंकल जी। अरे वाह, आपको पता था मुझे इडली पसंद है? मुझे कैसे पता होगा वकील साहब, वो तो कोई और ऑप्शन नहीं था। क्या मतलब? मेरा मतलब ये भाभी का आइडिया था। अब जिठानी जी ने जो बोल दिया उस पर तो हमें आंखें मूंद कर चलना ही था ना। और देखिए ये नाश्ता भी आपका फेवरेट निकला। बड़ों के जो सुनकर चलते हैं उनका यही फायदा होता है। सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। कितना मजा आ रहा है ना मम्मी, आई एम लविंग दिस। जल्दी से ये लॉयर अंकल जाए और मैं अपने कमरे में जाकर नींद लूं। देखिए मेरे तो आगे पीछे कोई है नहीं, यहाँ पूरा परिवार साथ है। ये प्यार देखकर मेरा तो मन यहाँ से जाने का हो ही नहीं रहा। हमारा तो बिल्कुल मन था कि आपको यहीं रोक ले, पर वो क्या है ना, घर के सिर्फ 2 ही कमरे खुले हुए हैं वकील साहब, बाकी सभी में ताला लगा हुआ है। विनीत जी गए थे चाबी वाले को ढूंढने, पर पता चला सभी 1 हफ्ते बाद आएंगे। एक कमरे की चाबी है मेरे पास, मैं साथ लेता आया था, तो आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहन जी। मैं आराम से एक कमरे में एडजस्ट कर लूंगा। वैसे बाकी कमरों की चाबियां कोर्ट में जमा है, तो ताले को तोड़ने की गलती मत कीजिएगा। और वैसे भी 30 दिनों की बात है, फिर तो आपको इस हवेली को बेचना ही है। आप लोगों में इतना प्यार भी है, तो 2 कमरों में आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। बाकी बैकयार्ड है, हॉल है, आंगन है,
2 रूम के फ्लैट से तो लाख गुना बड़ी है हवेली। शाम के वक्त, अरे मोहित साहब, बच्ची ने गार्डन की इतनी अच्छी सफाई की है तो उस हिस्से का भी मजा लिया जाए। भाभी जी, स्टोव मंगवा लिया है मैंने, हम जेंट्स चाय बना लेंगे, खुले आकाश के नीचे चाय पीने का मजा ही अलग है। मन तो किसी का नहीं था, पर इस नाटक में सभी को हिस्सेदारी देनी थी और वकील साहब के सामने दिखाना था कैसे पूरा परिवार एक है। ये डिसीजन किसी मजबूरी में नहीं लिया गया है। वकील साहब के साथ मिलकर विवेक, विनीत और मोहित चाय की तैयारियों में लग जाते हैं। याद है भैया, बचपन में कैसे हम सब मिलकर इसी तरह लकड़ियों से नकली चूल्हा जलाते थे। हाँ, और विनीत हमेशा काम वाली बाई बनता था। क्या सच में पापा आप काम वाली बाई बनते थे? सो फनी। तब मैं बच्चा था निशी, और छोटा भी था, तो कभी मुझे ड्राइवर बना दिया जाता था, कभी काम वाली बाई। और आप क्या बोल रहे भैया, आप तो हमेशा किसी न किसी औरत के ही वेश में मिलते थे। और विवेक, तुम क्या बनते थे? हम लोगों का तो साथ में मिलना हुआ ही नहीं, पर तुम 3 भाइयों ने बचपन साथ में गुजारा है, तो बताओ अपने बचपन के किस्से। अब यहाँ चाय पीते पीते यही सुन ले। सभी साथ में बैठे जोर जोर से हंस रहे थे। एक तरफ चाय उफन रही थी, दूसरी तरफ कहानियां। ये तो बड़ी अजीब बात है, आज रोनी ने एक बार भी फोन नहीं मांगा। चलो अच्छा है। इसी तरह दिन निकल जाता है। रात को, ये क्या हमारी परीक्षा हो रही है? कैसे सोए आदमी, गिनकर 2 कमरे हैं। दिन भर की थकी हुई हूं मैं, मुझे तो भाई अच्छे से सोना है। मैं रोनी से बात करती हूँ मम्मी, वो बड़ा होशियार बच्चा है, उसे कोई तरीका जरूर पता होगा। तो साइंस कहता है कि खुले आसमान के नीचे सोने के कई फायदे हैं। ऊपर से हमारे आंगन में तो पेड़ भी है, तो फ्रेश एयर भी मिलेगा, तो सभी एक साथ आंगन में भी सो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास 2 कमरे हैं, एक में लड़के सो सकते हैं, एक में लड़कियां। पर बिस्तर तो बड़ा नहीं है। इतनी थकावट हो रही है, मैं तो कहीं भी सो जाऊं। जिन मर्दों के नखरे खत्म नहीं होते थे, वो आज कहीं भी सोने को तैयार थे। अगली सुबह 5 बजे। क्या बात है करण, तुम्हें नींद नहीं आ रही? क्या बोलूं चाचा जी, आज तक सेटल नहीं हुआ, बड़ी टेंशन है। लगता है जल्दी से जल्दी ये घर बिक जाए और उन पैसों से मैं स्टार्टअप करके सेटल हो जाऊं। हाथ में सिर्फ पैसा आने से सब कुछ नहीं होता बेटा। भेजे में भेजा और हाथ में कला की भी जरूरत होती है। तेरे छोटे दादाजी यानी कि मेरे पिता ने 25 लाख रुपए दिए थे मुझे, वो भी उस जमाने में, पर मुझे समझ नहीं थी, तो गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया और सब डूब गया। अपने चाचा से बात करके करण को बड़ा हल्का महसूस हो रहा था। बड़े दिनों बाद उसके चेहरे पर पॉजिटिविटी दिख रही थी। दोनों साथ में टहलते बैकयार्ड की तरफ जाते हैं। अरे चाचा जी देखिए, यहाँ इतना बड़ा पूल है, इस पुल का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। वहां सोसाइटी के पुल में तो किसी न किसी का नंबर लगा रहता है, प्राइवेसी नहीं मिलती। हमारी सोसाइटी में तो पार्क तक नहीं है, पूल क्या बनेगा। रोनी को इतने दूर ले जाना पड़ता है मुझे प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ 1 महीना तो रहना है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी रोनी की, और तुझे भी प्राइवेसी मिल जाएगी। पर पानी कहाँ, कितना गंदा है ये पुल। तो क्या हुआ चाचू, वैसे भी यहाँ और कोई काम तो है नहीं, हम यही कर लेते हैं। करण और विवेक मिलकर पुल की सफाई में लग जाते हैं। कुछ देर बाद वकील साहब और बाकी लोग भी आकर इस काम में हाथ बटाने लगते हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद पुल चकाचक साफ हो जाता है। कितना मजा आ रहा है प्रीति, है रिधिमा? सच में भाभी, ना झूठ मूठ का दिखावा, ना कोई ड्रामा, सिर्फ मजे, और पूरे परिवार के साथ, वो भी फ्री में। और इस हवेली में आने के बाद इतना कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। साथ में खाना पीना, साथ में सोना, और साथ में तंबोला खेले। मुझे तो ये चीज बचकानी लगती थी, आज तंबोला खेलने को बोल रहे हो। एक ही तो लाइफ है पापा, आने वाले कल की टेंशन में आज को क्यों बिगाड़ना, जो है आज ही है। क्यों चाचा जी? भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मा, चलो ना खेलते हैं। पूरा परिवार मिलकर आज तंबोला खेल रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है गलत वक्त पर आ गई मैं। गौतमी जी वो खीर बनाई थी तो सोचा लेती जाऊं। अरे नहीं नहीं बहन जी, बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं आप, पर मैं आपसे नाराज हूं। आप जब भी आती है कुछ ना कुछ लेकर ही आती है, ये क्या बात हुई? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, पड़ोसियों के पास खाली हाथ नहीं जाते। पर इस बार मैं किसी और काम से आई हूँ। आप लोगों का परिवार और आपसी प्यार देखकर ना मेरा मन अपनी बेटी को आपके घर भेजने का हो गया। ये हवेली तो बहुत लकी निकली। इतने कम वक्त में ही शोभा की बेटी और करण की बातें भी शुरू हो जाती है। पर 29 दिन होते ही दिखते हैं। 29वें दिन की सुबह पूरा परिवार सामान बांधकर बंगले को खाली करने लगता है। ये क्या, आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं? वापस, छुट्टियां खत्म। पर आप लोगों को तो हवेली बेचनी थी ना। ये
और एक दिन की बात है, कल भर रुक जाइए, फिर आप लोग इस हवेली को बेच नहीं पाएंगे। अगर आप लोग आज चले गए तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। पता है वकील साहब, इसीलिए तो हम आज जा रहे हैं। यहाँ रहने के बाद हमें एहसास हुआ कि ये बंगला सिर्फ एक बंगला नहीं है, ये हमारा वो घर है जहां हमारे पुश्ते रहते थे। तभी तो यहाँ आते ही सब कुछ जैसे हमारे बीच बदल गया। शहर की इस भाग दौड़ से दूर यहाँ आकर जो अपनापन मिला हमें, वो कहीं नहीं था। और आप प्लीज बाकी कमरे भी खुलवा दीजिएगा। अब हम हर साल गर्मी और सर्दियों की छुट्टियां यहीं बनाएंगे।